अंग्रेजी हुकूमत और भारतीयों के हितों के बीच बढ़ता टकराव। हाँ, ये बुनियाद है। ऐसा महसूस किया जाने लगा कि दोनों के रास्ते बिल्कुल अलग हैं। बिल्कुल। लोगों में धीरे धीरे ये समझ गहरी होती गई कि भारत की जो आर्थिक बदहाली है उसकी जड़ कहीं ना कहीं औपनिवेशिक शासन ही है। हाँ, ये एहसास बहुत जरूरी था। दस्तावेज बताते हैं कि चाहे कोई किसान हो, व्यापारी हो या पढ़ा लिखा मध्य वर्ग, सबको लगने लगा था कि उनके हित एक जैसे हैं और ब्रिटिश राज उनके हितों के क्या कहते हैं आड़े आ रहा है। और यहाँ एक दिलचस्प विरोधाभास नजर आता है। इसी टकराव के पहचानने, ये समझने ने कि उनके हित हमारे हितों से अलग और विरोधी हैं, उसी ने राष्ट्रवादी आंदोलन की जमीन तैयार की। अच्छा, ये आंदोलन इसी चुनौती का जवाब देने के लिए खड़ा हुआ था। तो ये तो हुई हितों के टकराव की बात, लेकिन एक और चीज हो रही थी। अंग्रेज भारत को अपने ढंग से एक कर रहे थे, है ना? मतलब राजनीतिक और प्रशासनिक तौर पर। बिल्कुल। अपने साम्राज्य को चलाने और व्यापार को आसान बनाने के लिए उन्होंने पूरे भारत को हिमालय से कन्याकुमारी तक एक प्रशासनिक ढांचे में बांध दिया। हाँ, कहीं सीधा शासन था, कहीं रियासतों पर नियंत्रण। लेकिन इसके साथ ही उन्होंने रेलवे, टेलीग्राफ जैसे संचार और परिवहन के साधन भी विकसित किए। हाँ, वो तो किया। उनका मकसद तो अपना फायदा साधना था, लेकिन इसके कुछ अनपेक्षित नतीजे निकले। हाँ, जैसे कि देश के अलग अलग कोनों के लोगों की आर्थिक किस्मत एक दूसरे से जुड़ गई। स्रोत इशारा करते हैं कि एक जगह की फसल का असर हजारों मील दूर बाजारों पर पड़ने लगा। सही कहा। इसने एक तरह की आर्थिक एकता की भावना पैदा की होगी। हाँ, वो भी। और शायद उससे भी ज्यादा अहम ये हुआ कि इन नई सुविधाओं ने अलग अलग इलाकों के नेताओं और लोगों को आपस में जुड़ने, मिलने जुलने, विचारों का आदान प्रदान करने और राष्ट्रीय स्तर पर अपनी आवाज उठाने का एक जरिया दे दिया। अच्छा, दूरियां कम हुई? हाँ, भौगोलिक दूरियां अब उतनी बड़ी बाधा नहीं रही। इसने अखिल भारतीय राजनीति की नींव रखी एक तरह से। ये तो बहुत महत्वपूर्ण बात है। इन बाहरी बदलावों के साथ साथ लोगों की सोच पर भी गहरा असर पड़ रहा था, खासकर पश्चिमी शिक्षा और विचारों का। हाँ, वो भी एक बड़ा फैक्टर था। अंग्रेजों ने आधुनिक शिक्षा प्रणाली शुरू की, शायद अपने लिए पढ़े लिखे कर्मचारी तैयार करने के लिए, लेकिन इसने भारतीयों को यूरोपीय विचारकों जैसे मिल्टन, रूसो, जॉन स्टुअर्ट मिल के उदारवादी और क्रांतिकारी विचारों से भी रूबरू कराया। बिल्कुल। और ये विचार पानी में फेंके पत्थर की तरह थे, जिनसे लहरें उठी। इन विचारों ने, जैसा कि दस्तावेज बताते हैं, कई भारतीयों के मन में आधुनिक, तर्कसंगत, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक सोच को जगाया। अच्छा। और इसी सोच से राष्ट्रवादी भावना को भी बल मिला। ये विडंबना ही है कि जिस शिक्षा को शासक अपने नियंत्रण के लिए लाए थे, उसी ने स्वतंत्रता और स्वशासन के विचारों को पनपने में मदद की। मतलब शिक्षा ने सोचने का नया नजरिया दिया। और इस नजरिए को फैलाने में प्रेस की क्या भूमिका रही? आंकड़े तो कमाल के हैं। 1877 तक करीब 169 देसी भाषाओं के अखबार छप रहे थे। हाँ, और उनका कुल सर्कुलेशन 1 लाख के आसपास था। ये बहुत बड़ी बात थी उस जमाने में। वाकई। प्रेस उस दौर में, आप कह सकते हैं, एक दो-धारी तलवार की तरह काम कर रहा था। कैसे? एक तरफ ये सरकारी नीतियों की तीखी आलोचना कर रहा था, जिससे लोगों में राजनीतिक जागरूकता फैल रही थी। हाँ। दूसरी तरफ ये लोगों को एकजुट होने और साझा मुद्दों पर आवाज उठाने के लिए प्रेरित कर रहा था। इसने विचारों को दूर दूर तक पहुंचाया और एक तरह से राष्ट्रीय बहस का मंच तैयार किया। मतलब एक प्लेटफॉर्म बन गया लोगों के लिए। बिल्कुल। और इसी दौर में एक और दिलचस्प चीज हो रही थी। भारत अपने अतीत को फिर से खोज रहा था। हाँ, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। मैक्स म्यूलर जैसे यूरोपीय विद्वानों और आरजी भंडारकर, स्वामी विवेकानंद जैसे भारतीय विद्वानों ने भारत के प्राचीन इतिहास, दर्शन और संस्कृति की एक गौरवशाली तस्वीर पेश की। इसका मनोवैज्ञानिक असर बहुत गहरा पड़ा। इसने भारतीयों में अपनी सभ्यता के प्रति गर्व और आत्मविश्वास जगाया। अच्छा। देखिए, जब आपको लगातार ये बताया जा रहा हो कि आप पिछड़े हुए हैं, तब अपने शानदार अतीत का ज्ञान एक नई ऊर्जा देता है। हाँ, बिल्कुल। ये बढ़ा हुआ आत्मविश्वास राष्ट्रवादी भावना के फलने फूलने के लिए बहुत जरूरी था। आत्मविश्वास की बात चली है तो हमें उस दौर के समाज सुधार आंदोलनों को भी देखना होगा। हाँ, उनका भी बड़ा योगदान रहा। राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और दयानंद सरस्वती जैसे सुधारकों ने सती प्रथा, बाल विवाह, जाति भेद जैसी सामाजिक बुराइयों पर हमला किया। बिल्कुल। इन आंदोलनों का सीधा मकसद भले ही समाज सुधार था,
लेकिन इन्होंने भारतीयों को अंदर से मजबूत किया और उन विभाजनों को कमजोर करने की कोशिश की जो राष्ट्रीय एकता के रास्ते में रोड़ा थे। एक तरह से इन्होंने समाज को राष्ट्र बनने के लिए तैयार किया। और इन सब बदलावों के बीच एक नया वर्ग उभर रहा था, पढ़ा लिखा मध्यम वर्ग। हाँ, मिडिल क्लास इंटेलिजेंसिया। इतिहासकार पर्सिवल स्पेयर ने इसे एक सुसंगत अखिल भारतीय वर्ग कहा है। मतलब ये लोग अलग अलग जगहों, भाषाओं और जातियों से थे, लेकिन उनकी शिक्षा, उनके विचार और उनकी मूल्य वो काफी हद तक एक जैसे थे। निश्चित रूप से ये वर्ग संख्या में भले ही कम था, लेकिन बहुत सक्रिय और प्रभावशाली था। अच्छा। उनमें एक साझा मकसद की भावना थी, देश के भविष्य को लेकर एक उम्मीद थी। इसी वर्ग ने शुरुआती राष्ट्रवादी आंदोलन को नेतृत्व दिया, विचारों को स्पष्ट किया और संगठन बनाए। तो ये वो लोग थे जो नए आइडियाज को समझ रहे थे। हाँ, और उन्हें आम लोगों तक ले जाने की कोशिश भी कर रहे थे। एक और बाहरी कारक था जिसका जिक्र जरूरी है, दुनिया भर में चल रहे राष्ट्रीय आंदोलन। हाँ बिल्कुल, बाहरी दुनिया का असर तो पड़ता ही है। खासकर यूरोप में इटली और जर्मनी का एकीकरण, यूनान की आजादी, आयरलैंड का संघर्ष, इन सब घटनाओं ने भारतीय राष्ट्रवादियों को बहुत प्रेरणा दी होगी। बहुत ज्यादा। उन्हें लगा कि अगर दूसरे राष्ट्र अपनी आजादी और आत्मनिर्णय के लिए लड़ सकते हैं तो भारत क्यों नहीं। फ्रांसीसी क्रांति के स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के नारे यहां भी गूंजने लगे थे। तो ये सब तो वो कारण थे जो राष्ट्रवाद की भावना को जगा रहे थे। लेकिन क्या अंग्रेजों की अपनी नीतियों ने भी इसमें कोई भूमिका निभाई? कई बार ऐसा लगता है कि उनकी कुछ हरकतों ने आग में घी का काम किया। आप सही कह रहे हैं। कई बार शासकों की नीतियां अनजाने में ही विरोध को भड़का देती हैं। जैसे लॉर्ड लिटन का दौर इसका अच्छा उदाहरण है। 1876 में उन्होंने इंडियन सिविल सर्विस यानी ICS परीक्षा में बैठने की अधिकतम उम्र 21 से घटाकर 19 साल कर दी। इसका सीधा मतलब था भारतीयों के लिए इस प्रतिष्ठित सेवा में जाना और भी मुश्किल बनाना। हाँ, ये तो भेदभाव हुआ। बिल्कुल। और फिर 1877 का वो भव्य दिल्ली दरबार, जब देश भयानक अकाल से जूझ रहा था। अरे हाँ, वो तो बहुत असंवेदनशील था, जले पर नमक छिड़कने जैसा। फिर आया 1878 का वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट, जिसने भारतीय भाषाओं के अखबारों पर कड़ी सेंसरशिप लगा दी। मतलब सरकार की आलोचना पर पहरा, यानी बोलने की आजादी पर हमला। हाँ, उसी साल आर्म्स एक्ट आया, जिसने भारतीयों के लिए हथियार रखना लगभग नामुमकिन बना दिया, जबकि यूरोपियों पर ऐसी कोई पाबंदी नहीं थी। ये सब तो सीधे सीधे नाइंसाफी थी। इन कदमों ने जाहिर तौर पर व्यापक रोष पैदा किया। और फिर आया इल्बर्ट बिल विवाद 1883 में। हाँ, इल्बर्ट बिल, वो क्या था? ये बिल भारतीय जजों को यूरोपीय अभियुक्तों के मुकदमे सुनने का अधिकार देने वाला था। मतलब समानता की दिशा में एक छोटा सा कदम। तो ये तो अच्छी बात थी। हाँ, लेकिन भारत में बसे अंग्रेजों ने इसका इतना जबरदस्त विरोध किया, इतना हंगामा किया कि सरकार को झुकना पड़ा और बिल को लगभग बेअसर कर दिया गया। सच में? हाँ, इस घटना ने अंग्रेजों के नस्लीय अहंकार को खुलकर सामने ला दिया। पढ़े लिखे भारतीयों को ये साफ हो गया कि बराबरी का दर्जा मांगने से नहीं मिलेगा, उसके लिए संगठित होकर लड़ना होगा। तो इस घटना ने उन्हें और एकजुट किया होगा? बिल्कुल, इसने उन्हें और ज्यादा एकजुट किया। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बनना कोई अचानक हुई घटना नहीं थी। इसकी जमीन पहले से तैयार हो रही थी। हाँ बिल्कुल, देश के अलग अलग हिस्सों में छोटे बड़े राजनीतिक संगठन पहले से ही काम कर रहे थे। बिल्कुल, कांग्रेस के जन्म से पहले का दौर भी राजनीतिक सक्रियता से भरा था। बंगाल, बंबई, मद्रास, हर प्रेसिडेंसी में ऐसे संगठन बन रहे थे जो लोगों की शिकायतें सरकार तक पहुंचा रहे थे और राजनीतिक अधिकारों की मांग कर रहे थे। जैसे बंगाल में स्रोत बताते हैं कि शुरुआती दौर में जमींदारों के हितों की रक्षा के लिए संगठन बने, लेकिन जल्द ही सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस जैसे नेताओं ने इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता 1876 जैसी संस्था बनाई। हाँ, और उसका नजरिया ज्यादा व्यापक था। उसने सिविल सेवा परीक्षा के मुद्दे पर देशव्यापी आंदोलन छेड़ा और अखिल भारतीय सम्मेलन भी आयोजित किया। सही। इसी तरह बॉम्बे में पूना सार्वजनिक सभा 1867 थी और बाद में बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 बनी, जिसमें फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी जैसे बड़े नाम शामिल थे। और मद्रास में भी मद्रास महाजन सभा 1884 जैसे संगठन उभर कर आए। तो ये संगठन सिर्फ याचिकाएं ही नहीं भेज रहे थे, क्या ये जमीनी स्तर पर भी कुछ कर रहे थे, एक्टिव थे? हाँ, यहीं पर ये जानना महत्वपूर्ण है। जैसा कि स्रोत इशारा करते हैं, ये संगठन कई तरह के अभियान चला रहे थे,
वे सिर्फ अर्जियां नहीं दे रहे थे, बल्कि जनमत तैयार करने की कोशिश कर रहे थे। अच्छा, जैसे सूती कपड़ों पर आयात शुल्क लगाने की मांग करना, ताकि भारतीय उद्योगों को थोड़ा बढ़ावा मिले। सरकारी नौकरियों में भर्तियों को ज्यादा हिस्सेदारी दिलाने के लिए आवाज उठाना, लिटन की महंगी अफगान नीति का विरोध करना, प्रेस की आजादी और हथियार रखने के अधिकार जैसे मुद्दों पर लड़ना। और वो इल्बर्ट बिल, हाँ, उसके समर्थन में भी इन्होंने आवाज उठाई थी। हाँ, उन्होंने इल्बर्ट बिल का पुरजोर समर्थन किया था। इसके अलावा बागान मजदूरों की बुरी हालत का मुद्दा उठाना, राजनीतिक कामों के लिए पैसा इकट्ठा करने की कोशिश करना, ब्रिटेन में भारत के पक्ष में माहौल बनाने का प्रयास करना, ये सब गतिविधियां दिखाती हैं कि राजनीतिक चेतना बढ़ रही थी और लोग संगठित होने की जरूरत महसूस कर रहे थे। ये सारे प्रयास उस बड़े राष्ट्रीय मंच की तैयारी थे जो बाद में कांग्रेस के रूप में सामने आया। तो आज की इस चर्चा को अगर हम समेटें तो हमने देखा कि भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद किसी एक कारण से नहीं जन्मा। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसके पीछे कई परतें थीं। अंग्रेजी राज के साथ हितों का टकराव और आर्थिक शोषण की समझ। हाँ, अंग्रेजों द्वारा ही किया गया देश का प्रशासनिक एकीकरण, पश्चिमी शिक्षा और विचारों का वो अनपेक्षित प्रभाव, बिल्कुल, प्रेस की बढ़ती ताकत, अपने गौरवशाली अतीत की खोज से मिला नया आत्मविश्वास, हाँ, वो भी, समाज सुधार आंदोलनों का योगदान, एक पढ़े लिखे जागरूक मध्यम वर्ग का उदय, दुनिया भर में चल रहे आज़ादी के आंदोलनों की प्रेरणा और हाँ, खुद ब्रिटिश सरकार की कुछ दमनकारी और भेदभावपूर्ण नीतियां। सही कहा। ये सब मिलकर वो माहौल बना रहे थे जिसमें राष्ट्रवाद पनप सका। और ये भी अहम है कि ये प्रक्रिया अचानक शुरू नहीं हुई। नहीं, धीरे धीरे हुई। कांग्रेस जैसे बड़े राष्ट्रीय संगठन के बनने से पहले ही क्षेत्रीय स्तर पर कई संगठन और नेता राजनीतिक चेतना जगाने और लोगों को लामबंद करने का काम कर रहे थे। बिल्कुल, ये छोटी छोटी धाराएं मिलकर ही आगे चलकर राष्ट्रवाद की एक बड़ी नदी बनी। वाकई ये एक बहुत जटिल और कई अलग अलग धागों से बुनी कहानी है। हाँ, है तो। और यहाँ एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं हम। क्या इन शुरुआती राष्ट्रवादी संगठनों और नेताओं ने जो तरीके अपनाए, याचिकाएं देना, सभाएं करना, प्रेस का इस्तेमाल, विरोध प्रदर्शन, क्या इन तरीकों ने भविष्य के स्वतंत्रता संग्राम की रूपरेखा तय कर दी थी? दिलचस्प सवाल है। क्या गांधी जी के आंदोलनों या बाद के क्रांतिकारी तरीकों की जड़ें कहीं ना कहीं इन शुरुआती, शायद नरम दिखने वाले प्रयासों में मौजूद थीं? इस पर विचार करना हमें राष्ट्रवाद के विकास की निरंतरता को समझने में मदद कर सकता है। बिल्कुल, सोचने वाली बात है। इस गहरी पड़ताल में हमारे साथ रहने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। उम्मीद है आपको भारत में राष्ट्रवाद के उदय की इस कहानी को समझने में कुछ नए दृष्टिकोण मिले होंगे। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। नमस्कार। नमस्कार।